हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन। सितंबर 2023 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है, जहां पे हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण सार संग्रह। लगभग 130 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के क्वेश्चन से। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो यह ग्रंथ है अथर्ववेद। फिर है, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो जो न्यायाधीश थे ये प्रदेष्ट्रा के नाम से जाने जाते थे। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो ये नगर था धोलावीरा। फिर है, सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो जो रानी है जिसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है वो रानी है कारुवाकी। फिर है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जहांगीर के राज्यकाल से। फिर है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्णविहीन हो जाता है? तो ये कहा गया है अंगुत्तर निकाय में। फिर है, अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवानंद प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये थे दशरथ। फिर है, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किस सेनापति के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो ये सेनापति थे राजा विक्रमाजीत। फिर है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो कार्यकारिणी कहलाती थी आलुंगडम। फिर है, चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए याद रखिएगा, उदासीन वर्यम एक तो चोल प्रशासन से संबंधित था और किस विभाग से संबंधित थे ये? तो ये संबंधित थे विदेशी संबंध विभाग से। फिर आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका, इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो समय अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भखाना। फिर है, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ। फिर है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति कौन बना था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उप कुलपति थे आशुतोष मुखर्जी। फिर प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था 1927 में। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। फिर है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च कब प्रारंभ की गई थी? तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 में। फिर है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट, इसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आगे का आपको बताना है। तो इसका पूरा शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर। फिर है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। ईयर भी याद रखना है 1928 में हुई थी और प्लेस भी याद रखना है दिल्ली में। फिर है, किसने उदारवादी नेताओं की भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दी गई थी बीजी तिलक के द्वारा। फिर है, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सभा की स्थापना की गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। फिर है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 61 में। फिर है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये आता है अनुच्छेद 252 के अंदर। फिर है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। फिर है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह तक इसे रोक सकती है। फिर एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, इसका राइट आंसर होगा एक प्रशासकीय अधिकरण। फिर मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं।
फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर आपको बताना है गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुपात के रूप से ना हो। फिर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श हैं, इन आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो इन आदर्शों की प्रेरणा मिली है फ्रांस की क्रांति से। फिर है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 में संविधान सभा के जो सदस्य इनकी संख्या रह गई थी 299। फिर है आगे भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब होता है विषुव। फिर है अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो अक्षांश का एक अंश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर है एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहते हैं? तो वेनिस है, वेनिस शहर है, इसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। फिर है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है ये? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में। फिर है ओडरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडरनीस लाइन। फिर है चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? तो चीन में है ग्रैंड नहर और ये विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। फिर है रेखाच्छादन यानी हेशुर्स के अर्थात नक्शे पर खींची गई जो कृत्रिम रेखाएं हैं डैश के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। तो किसके बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाती हैं ये बताना है। तो ये अनुमान लगाती हैं उच्चावचों की ढाल के बीच के अंतरों के बारे में। फिर है घास के खुले मैदान वेल्ड्स, ये घास के खुले मैदान इनका नाम है वेल्ड्स। आपको बताना है ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। फिर है विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस, ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग है। तो आपको बताना है ये किस देश में है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। फिर है मेसेटा का पठार, आपको बताना है कि किस देश में है? तो ये है स्पेन में। आगे है पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है वहन क्षमता। फिर है कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो जो ऊर्जा है वो घटती है। फिर है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है डायटम, फिर है क्रस्टेशियाई और फिर है हेरिंग। फिर है 10% नियम, ये किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, इससे संबंधित है 10% नियम। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। नेक्स्ट है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इसे सुन लीजिए, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इस चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो इसका कारण है जल की सीमाओं एवं आग, जल की जो सीमा है और आग के कारण ये प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पहला क्वेश्चन है अटल नवोन्मेष मिशन यानी AIM ये किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये पहल है नीति आयोग की। फिर है निजी क्षेत्र में साझा कोष यानी म्यूचुअल फंड्स को भारत में अनुमति कब मिली थी? तो भारत को में अनुमति मिली थी म्यूचुअल फंड्स को, निजी क्षेत्र की बात हो रही है, 1993 में। फिर है समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर
गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो ये समिति थी अलग समिति। फिर है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी TTCI, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर विकास अनुवेक्षण और मूल्यांकन कार्यालय किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये कार्यालय जो है ये नीति आयोग के अंडर में आता है। फिर है बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो ये वो किसान हैं जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। फिर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश द्वारा विनियमित हैं, यानी ये जो संस्थान है किसके द्वारा विनियमित होते हैं ये बताना है। तो ये विनियमित होते हैं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। फिर है यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो वो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा आनुपातिक। फिर आपको बताना है ई बीज ये किससे संबंधित है? तो ई बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से। फिर है द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में क्या बदलाव आएगा? तो वहाँ पे ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी। फिर है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, यहाँ पहला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित किससे है? तो इसका संबंधित है धमनियों के कठोर हो जाने से। फिर है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की जो रश्मियाँ इसमें से लाल रश्मियों का पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर है इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु यानी वायरस से। फिर अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन है। आपको बताना है कथन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रीवोस्ट के ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पे। फिर है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन एक जलीय विलयन है किसका? ये जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फिर है अपमार्जक क्या है? तो ये साबुन है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? तो डिप्थीरिया का कारण है जीवाणु और इन्फ्लुएंजा का कारण है विषाणु। नेक्स्ट बताना है चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो ये है जिंक फॉस्फेट। फिर है रबर को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें गंधक मिलाया जाता है। नेक्स्ट है वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जो गतिक ऊर्जा है ये परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा में। फिर है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर क्वेश्चन है विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया है? तो गिलफोर्ड ने नाम दिया है संबंध। नेक्स्ट है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की जो क्षमता है ये क्या कहलाती है? तो ऐसी क्षमता कहलाती है स्थानिक बुद्धि। फिर व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की जो आयु है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वास्तविक आयु। फिर भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना यह किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? तो यह मूर्त बुद्धि का कार्य है। फिर प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया गया था थर्स्टन के द्वारा। फिर गालमैन में सामवेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने सामवेगिक बुद्धि तत्वों को 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। तो ये किस तरह का अधिगम का स्थानांतरण है? तो यह एक सकारात्मक स्थानांतरण है। फिर है अंतःदृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट है निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है? तो ये होता है मूर्त संक्रिय अवस्था में। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी है? तो शब्दावली है स्कीम। आगे संप्रेषण एवं संचार, यहाँ पहला क्वेश्चन है जब 2 व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो वो किस तरह का संचार होता है? तो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को क्या कहते हैं?
इसे कहा जाता है कोडिंग। नेक्स्ट है वह संचार जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच होता है। वह कौन सा संचार है? वह है विकर्णीय संचार। फिर संचार दो या दो से अधिक लोगों द्वारा तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो संचार की परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी गई है जॉर्ज टेरी के द्वारा। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा गया कार्य संचार का कौन सा माध्यम है? तो यह एक दृश्य माध्यम है। फिर संकेत विज्ञान में अस्पष्टता को माना जाता है एक तरह का अभिसूचक संप्रेषण। फिर प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों, आदेशों, कार्यक्रमों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराता है। किसके माध्यम से? ये होता है संप्रेषण के माध्यम से। फिर संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी संचार। फिर मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना, यह किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये एक यांत्रिक संप्रेषण है। नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संचार कहा जाता है। आगे है खेलकूद के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम कौन से हैं टेनिस टूर्नामेंट के? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन को ही हम रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं, विंबलडन और यूएस ओपन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में। इसी तरह से विंबलडन कब शुरू हुआ था ये बताना है। विंबलडन शुरू हुआ था 1877 में। नेक्स्ट है यूएस ओपन कब शुरू हुआ था? यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था 1905 में। फिर आपको बताना है देवधर ट्रॉफी, यह किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? किस खेल की ट्रॉफी है ये? तो देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। फिर है लियोनेल मेसी किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो लियोनेल मेसी फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फिर है लिन डैन और ली चोंग वेई, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। फिर आपको बताना है डूरंड कप फुटबॉल की स्थापना कब हुई थी? तो एक चीज़ पहले याद रखिएगा कि डूरंड कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1888 में सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा। इन्हीं के नाम पे डूरंड कप नाम रखा गया। फिर है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉकर कप संबंधित है गोल्फ से। आगे यहाँ पे कृषि के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वर्गीकरण दिया गया था डी हिटलसी के द्वारा। फिर जमीन पर फैलने वाले सब्जियों के व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ओलेरी कल्चर। फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि यारवा क्या है? तो पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है जिसे यारवा कहा जाता है। फिर आपको बताना है वह कौन सी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये कृषि प्रणाली है रोपण कृषि। फिर है विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? तो ये इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। फिर है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा मैदान है ये विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पाई जाती है? ये इस देश में ये पैदा होती है, तो ये पैदा होती है ताइवान में। नेक्स्ट है विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है? तो विश्व में जितना भी धरातल क्षेत्र है उसका लगभग 11% कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण इस टाइप की जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त है गेहूं की खेती के लिए। फिर विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा है, इसे विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा कहा जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में देखेंगे पहला क्वेश्चन है एसएमटीपी इसका फुल फॉर्म बताना है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा .jpeg या .jpg एक ही चीज़ है।
तो इस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए। फिर आपको बताना है कोबोल, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कोबोल नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो है, इसके आविष्कारक कौन हैं? इसके आविष्कारक हैं ग्रेस हॉपर। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए, राउटर का काम होता है कई सारे अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। और यहाँ पे देखिए एक शब्द है TFTP। TFTP इसका फुल फॉर्म बताना। TFTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आपको बताना है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट की होती है? तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकना, ये काम है फायरवॉल का। फिर आपने सुना होगा URL का आपको फुल फॉर्म बताना है। URL का मतलब क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है PDF, फाइल फॉर्मेट होता है PDF, इसका पूरा नाम क्या है? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं उनके 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट और एक होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 3 प्रमुख भाग होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। फिर आपको बताना है GPU का फुल फॉर्म क्या होता है? GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आगे यहाँ पे कुछ विविध क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कोई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो कि कहाँ पे बोली जाती है? मुख्य रूप से ये बताना है। तो मुख्य रूप से ये उड़ीसा राज्य के कंध समुदाय द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा है? कुई। फिर यांगली उत्सव, यांगली एक उत्सव का नाम है, ये किससे संबंधित है? तो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है, यांगली उत्सव। फिर बताना है कांवड़ यात्रा क्या चीज़ है? तो कांवड़ यात्रा क्या है? यह श्रावण मास के दौरान शिव भक्तों के द्वारा गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए एक वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। फिर है वैदिक काल में रस राग क्या था? तो रस राग क्या था? 10 राजाओं का संग्राम, ये कहलाता था रस राग। फिर आपको बताना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रसखान। नेक्स्ट है भृतहरि शास्त्र, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भृतहरि। फिर है सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो दोनों के जो स्वर हैं उनकी गुणता में अंतर होता है। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पे पड़ा है जहां उसका जन्म हुआ था? तो वो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। फिर है सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्तारिया। और लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नकाब लेबरा त्यौहार, यह किस राज्य का उत्सव है? तो नकाब लेबरा एक त्यौहार का नाम है और ये ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा का उत्सव है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सीरीज़ का अगला पार्ट है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और जो इसकी PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा क्या? टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, जॉब अलर्ट्स वगैरह, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।